तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है लेखक मंगेश बनेबाई काशीराम रेपाड़ का एक बहुत ही शानदार लेख जिसका नाम है आर्यभट्टास कॉस्मिक कॉन्स्टेंट्स एंशिएंट फिजिशन इन मॉडर्न टाइम। अब स्रोत सामग्री में सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई वो विशाल संख्याएं। हाँ, जैसे महायुग वाले नंबर। हाँ, जैसे कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और एक महायुग को 43,20,000 वर्ष का। 43,20,000 वर्ष। अब ईमानदारी से कहूं तो एक मॉडर्न रीडर के तौर पर जब मैं ये लाखों करोड़ों की संख्याएं देखता हूं तो मेरा पहला रिएक्शन होता है, कम ऑन, ये तो बस कहानी को भव्य बनाने के लिए है, जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में होता है। हाँ, जानबूझकर बड़े बड़े नंबर बोले जाते हैं ताकि बात थोड़ी भारी लगे। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन और स्वाभाविक रिएक्शन है, मैं समझ सकती हूँ। हमारे आधुनिक दिमाग को इस तरह से ट्रेन ही किया गया है कि हम पुरानी किताबों में लिखी हर बड़ी चीज को बस अतिशोक्ति मान लेते हैं। राइट, पोएटिक लिबर्टी कह लो जिसे। बिल्कुल, लेकिन लेखक मंगेश रेपाड़ इस लेख में इसी धारणा को तोड़ते हैं। उनका तर्क है कि ये संख्याएं विशेष रूप से 4,32,000 और 43,20,000 सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा। हाँ, प्राचीन खगोल विज्ञान में इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल इस्तेमाल था। टेक्निकल इस्तेमाल मतलब क्या ये किसी फॉर्मूला का हिस्सा थे? इसे समझने के लिए ना हमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के काम को देखना होगा। लेखक ने आर्यभट्ट जी के ग्रंथ आर्यभट्टीय के गीतिका पाद के 3 श्लोक का जिक्र किया है। ओके। इस श्लोक के अनुसार एक महायुग की पूरी अवधि 43,20,000 वर्षों की होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि आर्यभट्ट जी ने इस अवधि को सिर्फ समय मापने के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक स्केल की तरह इस्तेमाल किया। एक स्केल की तरह? थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। श्योर। तो आर्यभट्ट जी के अनुसार इस 43,20,000 वर्षों के एक महायुग में सूर्य आसमान में सभी राशियों को, यानी जो पूरा ज़ोडिएक बेल्ट है हमारा, हाँ, जो 12 राशियां होती हैं, बिल्कुल, उन सभी राशियों को सूर्य ठीक 43,20,000 बार कवर कर लेता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सूर्य हर एक साल में सभी राशियों का एक पूरा चक्कर लगाता है। ये तो बेसिक खगोल विज्ञान है। मतलब एक साल में एक ऑर्बिट। सही कहा। और 43,20,000 सालों में उतने ही चक्कर। सुनने में ये एक बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगता है। हाँ, इसमें तो कुछ खास रहस्य नहीं लग रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। इसी श्लोक में आर्यभट्ट जी एक और विशाल संख्या का जिक्र करते हैं। ओके। वे लिखते हैं कि इसी 43,20,000 वर्षों की अवधि में हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी अपने एक्सिस पर, हाँ, ठीक 1,28,22,37,500 बार घूमती है। वेट, एक मिनट, थोड़ा रुकिए। 1,58,00,00,000 और आगे भी कुछ लाख और हजार? हाँ, 1,58,22,37,500 रोटेशंस। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है। मतलब अगर कोई सिर्फ कहानी बना रहा होता तो वो सीधा 1.5 अरब या 2 अरब लिख देता। एग्जैक्टली। 158,00,000, 22,300, 7,500। ये नंबर चीख के कह रहा है कि इसके पीछे कोई भारी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन्होंने ये नंबर निकाला कैसे? उनके पास तो कोई कैलकुलेटर भी नहीं था जिसमें इतने जीरोज आ सकें। और यही वो जगह है जहां हमें उनके काम करने के तरीके को समझना होगा। ये किसी एक व्यक्ति के एक रात के काम का नतीजा नहीं था। तो फिर? ये पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशंस का परिणाम था। इमेजिन कीजिए, खगोल शास्त्रियों की एक पूरी परंपरा है जो सैकड़ों सालों तक रोज रात को आसमान देख रही है। ओके। वो तारों की स्थिति रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस डेटा को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। जब आपके पास सैकड़ों सालों का डेटा जमा हो जाता है ना, तो आप पैटर्न देख सकते हैं। अच्छा, लाइक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड मिल जाता है। हाँ, और फिर गणित के सूत्रों का उपयोग करके आप उस पैटर्न को लाखों करोड़ों सालों के स्केल पर एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। यानी उन्होंने एक छोटे समय काल के सटीक ऑब्जर्वेशन को लिया और उसे एक ऐसे बड़े स्केल पर, मतलब महायुग पर अप्लाई कर दिया, ताकि कोई भी छोटी सी गलती या जो फ्रैक्शन होता है वो इग्नोर ना हो। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। परफेक्ट। बड़ी संख्याओं का इस्तेमाल करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। जब आप 43 लाख सालों का हिसाब लगाते हैं ना,
तो दशमलव के बाद की छोटी से छोटी वैल्यू भी एक पूरा नंबर बन जाती है। जिससे कैलकुलेशन में एरर होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस 1 अरब 58 करोड़ वाले नंबर का क्या महत्व है? पृथ्वी के घूमने का इतना लंबा हिसाब रखने से उन्हें क्या मिला? इसी नंबर के जरिए तो आर्यभट्ट ने उस सवाल का जवाब दिया था जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। एक दिन की सटीक लंबाई। हाँ, लेकिन इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें दिन की परिभाषा को थोड़ा और साइंटिफिक नजरिए से देखना होगा। ओके, मैं तैयार हूँ। हमें समझना होगा कि साइडेरियल डे, जिसे नक्षत्र दिन कहते हैं, और सोलर डे यानी सौर दिन, इन दोनों में क्या फर्क होता है। साइडेरियल और सोलर ये शब्द अक्सर एस्ट्रोनॉमी में बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि आम जिंदगी में तो हम बस यही मानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है और हमारा एक दिन हो जाता है। बिल्कुल, 24 घंटे का दिन। लेकिन खगोल विज्ञान में ये इतना सीधा नहीं है। पृथ्वी का एक चक्कर और एक दिन, ये दोनों तकनीकी रूप से अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बड़ा सा एथलेटिक ट्रैक है। ठीक है। और उस ट्रैक पर एक इंसान दौड़ रहा है। लेकिन वो सीधा नहीं दौड़ रहा, वो दौड़ते हुए अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहा है, जैसे कोई डांसर स्पिन करता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। चलिए इसे थोड़ा और डेवलप करते हैं। तो जब वो इंसान अपनी जगह पर गोल घूमते हुए 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब उसका चेहरा वापस उसी तरफ आ जाता है जहां से उसने स्पिन करना शुरू किया था, तो इसे क्या कहेंगे? इसे ही हम साइडेरियल डे या नक्षत्र दिन कहेंगे। अच्छा। स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूम जाती है और ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से उसने स्पिन करना शुरू किया था, हाँ। तो ये एक साइडेरियल डे है। हाँ। ये पृथ्वी का अपना व्यक्तिगत रोटेशन है। ओके, तो फिर सोलर डे क्या है? क्योंकि अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई तो दिन तो पूरा हो जाना चाहिए ना? यहीं पर आपके उसी एथलेटिक ट्रैक वाले उदाहरण का दूसरा हिस्सा काम आता है। जब तक वो इंसान अपनी जगह पर 360 डिग्री स्पिन करता है, वो उस गोल ट्रैक पर आगे भी तो बढ़ चुका होता है ना। वो उसी जगह पर खड़ा नहीं है जहां से उसने स्पिन शुरू किया था। अरे हाँ, बिल्कुल, वो ट्रैक पर दौड़ भी तो रहा है साथ साथ। पृथ्वी भी अंतरिक्ष में ठीक यही कर रही है। जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर अपना 360 डिग्री का एक रोटेशन यानी साइडेरियल डे पूरा करती है, तब तक वो सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी ऑर्बिट या कक्षा में थोड़ा आगे खिसक जाती है। अब चूंकि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक गई है, इसलिए अगर आप पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपको आसमान में ठीक उसी जगह पर नहीं दिखेगा जहां वो कल इसी समय था। ओह अच्छा, मतलब सूर्य को वापस उसी पॉइंट पर देखने के लिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सूर्य के साथ वापस अलाइन होने के लिए पृथ्वी को जो वो थोड़ा सा अतिरिक्त घूमना पड़ता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा समय लगता है। समझ रहा हूँ। और जब आप उस एक्स्ट्रा समय को साइडेरियल डे यानी उस 360 डिग्री वाले रोटेशन में जोड़ देते हैं, तब जाकर हमारा सोलर डे या सौर दिन बनता है। यानी वो 24 घंटे वाला दिन जिसे हम आम जिंदगी में फॉलो करते हैं। बिल्कुल। बस अब दिमाग घूम रहा है मेरा। मतलब हमारा 24 घंटे का जो दिन है वो पृथ्वी का सिर्फ एक रोटेशन नहीं है, वो एक रोटेशन प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि चूंकि पृथ्वी रोज अपनी कक्षा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है, तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। और जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मतलब एक साल पूरा कर लेती है, तो वो रोज रोज का थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलकर एक पूरे साइडेरियल डे के बराबर हो जाता है। अच्छा। इसलिए स्रोत में बताया गया है कि एक साल के अंदर सोलर डे के मुकाबले हमेशा एक साइडेरियल डे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी एक साल में सोलर दिनों की संख्या पता करनी है तो मुझे बस कुल साइडेरियल दिनों में से उस साल के सूर्य के चक्कर को माइनस कर देना है। और यही वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आर्यभट्ट ने इस्तेमाल किया था। वेट, सीरियसली? क्या कैलकुलेशन इसी तरह काम करती है? बिल्कुल। आइए वापस आर्यभट्ट के उन विशाल नंबरों पर चलते हैं। हमने बात की थी कि एक महायुग में पृथ्वी कुल कितनी बार घूमती है? 1 अरब 58 करोड़ 22,37,500 बार। और ये रोटेशंस साइडेरियल डे हैं। ये पृथ्वी के अपने 360 डिग्री वाले स्पिन हैं। ओके। अब हमें ये भी पता है कि इसी महायुग में सूर्य कितने चक्कर लगाता है? 4 करोड़ 43,20,000 चक्कर। तो अगर हम एक महायुग के कुल साइडेरियल रोटेशंस में से
जो कि 1,58,00,00,000 वाला नंबर है, हाँ उसमें से सूर्य के चक्कर यानी 43,20,000 को घटा दें हाँ। तो हमें उस महायुग के कुल सोलर डे या सौर दिन मिल जाएंगे। वाओ। और ये संख्या आती है 1,57,79,17,500। ओके, तो अब हमारे पास एक महायुग के कुल साइडेरियल दिन भी हैं और कुल सोलर दिन भी हैं। लेकिन हम तो एक दिन की लंबाई निकाल रहे थे ना। यहीं पे अनुपात यानी रेशियो का काम आता है। लेखक मंगेश रपाड़ बताते हैं कि जब आप आर्यभट्ट के इन दोनों नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब कुल सोलर दिनों को कुल साइडेरियल दिनों से हाँ, विभाजित करते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच का एक बेहद सटीक रेशियो मिलता है। और वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है 0.99726967। वेट, दशमलव के 8 स्थानों तक 0.99726967। लेकिन इस रेशियो का हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड सोलर डे में 24 घंटे होते हैं। हाँ। अगर हम इसे सेकंड्स में बदलें तो 24 घंटे का मतलब है 86,400 सेकंड्स। ठीक है। अब आर्यभट्ट के निकाले गए उस रेशियो को यानी 0.99726967 को इन 86,400 सेकंड से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके। जो रिजल्ट आएगा वो एक साइडेरियल डे की एग्जैक्ट लंबाई होगी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ समझने की। अगर हम 86,400 को 0.99726967 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? आर्यभट्ट जी की इस प्राचीन विधि से एक साइडेरियल डे की लंबाई आती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड्स। 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड्स। ठीक है, ये आर्यभट्ट जी का नंबर है जो उन्होंने आसमान को देखकर और पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशन से निकाला। अब मुझे ये बताइए कि आज की हमारी मॉडर्न साइंस क्या कहती है? नासा के सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स का डेटा क्या है? नासा की आज की सबसे आधुनिक गणना के अनुसार एक साइडेरियल डे की लंबाई है 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड्स। मतलब आर्यभट्ट का 4.1 सेकंड्स और नासा का 4.091 सेकंड्स। हाँ। अगर हम दोनों के बीच का अंतर निकालें तो ये सिर्फ 0.009 सेकंड्स का अंतर है। बिल्कुल। एक सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम? ये कैसे संभव है? बिना किसी मशीन के कोई इंसान इतनी गहराई तक कैसे देख सकता है? यही तो इस लेख का सबसे बड़ा टेक अवे है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि तकनीक या टेक्नोलॉजी ही विज्ञान है। सही बात है। लेकिन आर्यभट्ट जैसे प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने ये साबित किया कि सबसे बड़ा कंप्यूटर इंसान का अपना दिमाग और उसकी लॉजिकल रीजनिंग है। वाओ। उन्होंने ऑब्जर्वेशन को टूल से रिप्लेस नहीं किया, बल्कि ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिक्स के साथ इतने पावरफुल तरीके से जोड़ा कि वो समय के उस पार तक देख सकें। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। ये सब जानना ऐतिहासिक रूप से बहुत प्राउड फील कराता है, लेकिन आज के समय में जब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल कैलेंडर्स हैं, हाँ, जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल परफेक्टली चला रहे हैं, तो इस प्राचीन ज्ञान की आज क्या प्रासंगिकता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट बनकर रह गया है? स्रोत सामग्री के लेखक मंगेश बनेबाई काशीराम रेपाल का इस पर एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट दृष्टिकोण है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा। और सच कहें तो वे इसे आज की प्रणालियों से बेहतर मानते हैं। वे विशेष रूप से हिंदू पंचांग का उदाहरण देते हैं। हिंदू पंचांग यानी वही पारंपरिक कैलेंडर जो अक्सर घरों में त्योहारों की तारीखें या मुहूर्त वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वही। लेखक का एक बहुत ही बोल्ड क्लेम है यहाँ पे। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हिंदू पंचांग को पढ़ना और समझना सीख ले तो वो बेसिक एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में मास्टर हो सकता है। उनके अनुसार पंचांग सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये आसमान में ग्रहों और नक्षत्रों की गति का एक जीता जागता लाइव मैप है। और जो कैलेंडर हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जनवरी फरवरी वाला क्रिश्चियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके बारे में लेखक का क्या कहना है? वे उसे लेकर काफी क्रिटिकल हैं। लेख में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान क्रिश्चियन कैलेंडर अनसाइंटिफिक या अवैज्ञानिक है। अच्छा, ये उनका अपना तर्क है? हाँ, उनका तर्क है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को व्यापार और प्रशासन की सहूलियत के लिए बनाया गया था, ब्रह्मांड की वास्तविक गतियों को दर्शाने के लिए नहीं। ओके।
वे लिखते हैं कि इस आधुनिक कैलेंडर के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी सेट करके हम असल में प्रकृति के उस वैज्ञानिक आधार से कट गए हैं जो हमारे पूर्वजों के पास था। ये एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट है। बिल्कुल है। मतलब एक तरफ हमारे पास वो ग्लोबल कैलेंडर है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शेड्यूलिंग को एक साथ जोड़ा हुआ है, जो कि बहुत जरूरी भी है। और दूसरी तरफ लेखक का ये दावा है कि इस सुविधा की कीमत हमने अपने खगोलीय ज्ञान को भूल कर चुकाई है। उनका पॉइंट ये है कि हमारा पारंपरिक सिस्टम आसमान के ज्यादा करीब था। और लेखक केवल समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वे चाहते हैं कि लोग इस प्राचीन विज्ञान को फिर से सीखें। ये तो अच्छी बात है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने के लिए वे किसी पुरानी विधि का नहीं बल्कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? वे एक हिंदू पंचांग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। स्टेलेरियम? मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक 3D प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आसमान का बिल्कुल रियल टाइम व्यू दिखाता है। हाँ, वही। आप इसमें जूम इन कर सकते हैं, तारों को देख सकते हैं। एग्जैक्टली। लेखक इस आधुनिक 3D सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वैदिक विज्ञान और पंचांग की उन जटिल गणितीय गणनाओं को लोगों को बहुत ही विजुअल और आसान तरीके से सिखा रहे हैं। वाओ। वे स्टेलेरियम पर दिखाते हैं कि कैसे पंचांग में लिखी गई बातें आसमान में रियल टाइम में घटित हो रही हैं। एक पल के लिए इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले भोजपत्रों पर 1,58 करोड़ रोटेशंस की गणना की होगी। और आज उसी सटीक गणित को साबित करने के लिए और अगली पीढ़ी को समझाने के लिए हम एक मॉडर्न 3D कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का ऐसा सिंक बहुत कम देखने को मिलता है। और यही इस चर्चा का सबसे खूबसूरत पहलू है। विज्ञान चाहे किसी भी युग का हो, अगर वो सत्य और सटीक ऑब्जर्वेशन पर आधारित है तो वो हर दौर की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल्कुल उतरेगा। तो चलिए, आज की इस गहरी चर्चा से हमने जो भी सीखा है उसे एक बार समेट लेते हैं। श्योर। हमने इस सवाल के साथ शुरुआत की थी कि क्या बिना आधुनिक उपकरणों की सटीकता संभव थी? और जवाब हमें मिला उन महायुग की विशाल संख्याओं में। हाँ। 43,20,000 सालों का महायुग कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड को नापने का एक विशाल गणितीय स्केल था। उसके बाद हमने सिरियल डे और सोलर डे के बीच के उस मैकेनिज्म को समझा। हाँ, वो ट्रैक वाला एग्जाम्पल। हाँ, कैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और साथ ही सूर्य की कक्षा में आगे बढ़ना, इन दोनों के अंतर से हमारा 24 घंटे का दिन बनता है। और हमने देखा कि कैसे प्राचीन खगोलशास्त्रियों ने रोटेशंस और ऑर्बिट्स को घटाकर सोलर दिनों की सटीक गणना की। और मुझे नहीं लगता कि मैं उस आहा मोमेंट को कभी भूल पाऊंगा जहां आर्यभट्ट की निकाली गई एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड्स। हाँ, और वो नासा की आधुनिक गणना से सिर्फ और सिर्फ 0.009 सेकंड्स के अंतर पर थी। वो सच में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट था। और अंत में हमने लेखक के उस नजरिए को भी एक्सप्लोर किया जहां वे मानते हैं कि आधुनिक कैलेंडर्स के मुकाबले पारंपरिक पंचांग एक अधिक सटीक खगोलीय टूल है। और कैसे वे स्टेलेरियम जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए इस ज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये डीप डाइव सच में इस बात का प्रमाण है कि इंसान की जिज्ञासा और उसका दिमाग ब्रह्मांड के सबसे जटिल रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं, बशर्ते वो धैर्य के साथ आसमान की तरफ देखना जारी रखे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया सवाल छोड़ते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज से 1500 साल पहले बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी टेलीस्कोप और बिना किसी बिजली के केवल खुले आसमान को देखकर और पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशन को जोड़कर आर्यभट्ट समय की इतनी सटीक गणना कर सकते थे जो आज के एटॉमिक क्लॉक्स को टक्कर देती है। हाँ, तो दुनिया भर के उन पुराने मंदिरों, पुस्तकालयों और धूल खा रही पांडुलिपियों में ऐसे और कितने खगोलीय, गणितीय या वैज्ञानिक रहस्य छिपे होंगे। सोचने वाली बात है। शायद कुछ ऐसे सूत्र जो आज के सुपर कंप्यूटर्स द्वारा डिकोड किए जाने का इंतजार कर रहे हों। क्या पता क्वांटम फिजिक्स या स्पेस ट्रैवल की कोई उलझी हुई गुत्थी किसी ऐसे ही प्राचीन श्लोक में अपने सुलझने का इंतजार कर रही हो। बिल्कुल, कुछ भी संभव है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।